चुनाव जीतने के बाद नेता 5 साल तक जनता को अपने दरबार में बुलाते हैं, लेकिन चुनाव जब आता है तो वो जनता के दरबार में जाते हैं। वहां जाकर बताते हैं कि हमने 5 साल के दरमियान या जितने साल हमारी सरकार रही है उस दौरान आपके हित में क्या काम किया है। उत्तर प्रदेश में भी वो समय आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। बेतहाशा अच्छाइयां बताई हैं, कामयाबियां गिनवाई हैं, लेकिन पेपर लीक और साढ़ वाले मसले पर नहीं बोले हैं। आज समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये जनता जंक्शन शो है। आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, अपनी तमाम अच्छाइयां बताई हैं, उन पर हम आखिरी में बात करेंगे। लेकिन उनके पहले कुछ सवाल हैं जो इस रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद उठ रहे हैं, आपके मन में उठ रहे हैं, हमारे मन में उठ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हर शख्स के मन में उठ रहे हैं, हर वोटर के मन में उठ रहे हैं। उन पर हम सवाल करेंगे और साथ साथ थोड़ी गंभीर बातचीत करेंगे। दैनिक भास्कर ने एक हेडिंग लगाई थी कि इतने तो लव लेटर नहीं लीक हुए जितने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गए। दरअसल 8 बड़े पेपर लीक या उनमें गड़बड़ी का मामला सामने आया था। लेटेस्ट लीक जो है वो तब की है जब योगी सरकार के 5 साल पूरे होने में 4 महीने बचे थे। 28 नवंबर 2021 की तारीख थी। उस दिन यूपी टेट की परीक्षा होनी थी, हुई भी, लेकिन पेपर लीक हो गया। और योगी सरकार को जिस सवाल से लगातार सबसे ज्यादा दो चार होना पड़ रहा है वो यही है, पेपर लीक। और जो लड़के लड़कियां 2017 में योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे वो भी अब विरोध में उतर आए हैं। रेलवे वाले मामले में हमने हाल में ही देखा था कि लोग कह रहे थे कि हम तो भाजपा के आदमी हैं, लेकिन पेट नहीं भरेगा तो झंडा नहीं खाएंगे ना। तो मसला यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा नौकरियों और परीक्षा के मसले पर घिरती है। मार्च 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक होता है। सितंबर 2016 में यूपीएसएससी लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम रद्द होता है। सितंबर 2018 में यूपीएसएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर परीक्षा पोस्टपोन होती है। यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस की मामले में गड़बड़ी आती है। ग्राम विकास अधिकारी में भी वही होता है। यूपीएसएससी पेट एग्जाम, यूपीटीईटी, ऐसे तमाम मामले हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ सरकार इन 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा घिरी है। और अब जब चुनाव आ गया है तो और ज्यादा घिर रही है। और इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी सरकार अब तक इन मामलों का निपटारा क्यों नहीं कर पाई, और अगर आगे उनकी सरकार आती है तो किस तरीके से इस मामले को निपटाएगी। एक मसला और है गौवंश वाला, सरकार उस पर भी गिरती है। अब इस पर हम अगर न्यूट्रल बातचीत करें तो ऐसी हालत देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर है, लेकिन योगी सरकार इसलिए घिरती है क्योंकि इन्होंने चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था गौवंश के कल्याण का। और बड़े पैमाने पर बात हुई थी गौशालाएं खोलने की। खुली भी गौशालाएं सरकार आने के बाद, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने देखी जहां बदहाली बेतहाशा फैली हुई है। सरकार 5 साल के दौरान असहज रही इस मुद्दे पर और अभी भी असहज ही है। और गौवंश के साथ किसान भी बड़ी मात्रा में इसी के चलते परेशान हुए हैं। अब इसके दो पहलू हैं। एक है कि हम सब 10 साल पीछे जाएं तो खेतों में रात बिरात हमको तब भी जाना पड़ता था जानवर भगाने के लिए। फिर बड़ी मात्रा में स्लॉटर हाउसेस खुलते हैं, लीगल इलीगल, और सपा के शासनकाल में हमने बेतहाशा गौवंश कटते देखे, जिसे भाजपा ने चुनाव का मुद्दा बनाया। बड़ी संख्या में सरकार आने के बाद इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद करवाए गए, लेकिन फिर जो गौवंश थे उनके मैनेजमेंट में सरकार और सरकार की मशीनरी फेल दिखी। लाख कोशिशों के बाद भी चीजें बेहतर नहीं हुई। इसके अलावा सड़क बड़ा मुद्दा हर चुनाव हर राज्य का होता है। तो निर्विवाद रूप से हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में भाजपा का रोल सड़क निर्माण के मामलों में बाकी सरकारों से बेहतर रहा है। तो उस मुद्दे पर सरकार प्रदेश में भी बेहतर काम करती हुई नजर आती है। कोविड मैनेजमेंट के दावे अलग अलग हैं। सरकार कहती है कि हमने अच्छा काम किया है, आंकड़े भी थोड़ा बहुत मदद करते हैं। इसका एक दूसरा पक्ष है कि आरोप है कि आंकड़े छुपाए गए हैं, ऑक्सीजन की कमी रही है और साथ ही साथ जो लोग मर रहे थे उनको भी तमाम सुविधाएं नहीं मुहैया करवाई गई। मृत लोगों के अंतिम संस्कार तक में सरकार उचित काम नहीं कर सकी, खास करके दूसरी लहर के वक्त में। अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन वहां गलतियां सरकार से हुई थी जिनसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और सरकार के लिए वैसे भी जरूरी है कि वो मेडिकल व्यवस्था पर ध्यान दे, क्योंकि ये एक आम नागरिक की मौलिक सुविधा और व्यवस्था है। कानून व्यवस्था पर बात करें तो इस मामले में बाकी सरकारों से निश्चित रूप से इस प्रदेश सरकार में बेहतर काम हुआ है। बड़े माफिया सिंडिकेट खत्म हुए हैं, लेकिन आरोप टारगेट किलिंग का लगा है। विकास दुबे एनकाउंटर पर सवाल उठे हैं। गोरखपुर में व्यापारी मनीष दुबे हत्याकांड एक दुर्भाग्यपूर्ण कांड रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर बलात्कार का मामला हुआ। कानून व्यवस्था कुलदीप सिंह सेंगर के सामने नतमस्तक नजर आई, और जिसमें भाजपा भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रही थी कुलदीप सिंह सेंगर का एक वक्त तक। हालांकि योगी आदित्यनाथ का नजरिया इसको लेकर
लेकर के बाकियों से अलग था, लेकिन यह जस्टिफिकेशन का आधार नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा था और भाजपा इस तरीके से जस्टिफाई करना चाहती है तो यह शर्मनाक है कि उस वक्त उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कमजोर था। लखीमपुर खीरी की घटना पर बड़ा बवाल मचा। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस मामले में लगभग तटस्थ होकर के काम किया। मंत्री के बेटे के ऊपर लगभग ठीक ठाक रफ्तार से कार्रवाई हुई। इसके अलावा अयोध्या के राम मंदिर फैसले और मस्जिद का विवाद जो था, उसके फैसले के बाद पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, सफलता पाना संभवतः उत्तर प्रदेश की किसी और सरकार के बस की बात नहीं थी। ये केवल हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हमने इतिहास में 2 सरकारें ऐसी देखी हैं जहां अयोध्या के नाम पर पूरे प्रदेश और उसके बाद पूरे देश में मारकाट मची है। और सबसे बड़ा जो आजाद हिंदुस्तान के जो 2-3 बड़े दंगे हुए हैं, उनमें जो गुजरात का गोधरा दंगा कहा जाए, फिर उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वो इसी वजह से हुआ है। तो इस मामले में पूरे नंबर मिलना चाहिए बिना शको शुबा के उत्तर प्रदेश की सरकार को। अब एक चीज आती है कि अपराध शून्य और समस्या शून्य बना पाना संभवतः किसी भी प्रदेश सरकार के लिए कागजों में ही हो सकता है। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। पिछली 2-3 सरकारों से इस सरकार को बेहतर कहा जा सकता है। बाकी जो भी हारे जीते अलग मसला है। अब आखिरी में बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी 5 वर्ष की सरकार के कैसे अपने तमाम अच्छाइयां उपलब्धियां गिनवाई हैं, वो भी सुन लीजिए। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सीएम की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ सरकार के लगभग 5 साल पूरे हो गए हैं। आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी आदित्यनाथ ने अपना सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। तमाम अच्छाइयां बताई गई। रिपोर्ट कार्ड में योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन से आखिरी दिन का हिसाब देने की कोशिश करी अपने हिसाब से। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 5 सालों में भाजपा सरकार ने क्या किया है, ये बताना मेरा दायित्व है। योगी ने कहा कि कोरोना काल में जीवन और जीविका को बचाने के लिए हमने जो किया वो दुनिया ने सराहा। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब तक 26 करोड़ 48 लाख कोविड वैक्सीन के डोज लग गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे यहाँ छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने राजस्थान से कोटा गए थे। हमने लॉकडाउन के दौरान उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया है। हालांकि इसको लेकर के तमाम विवाद उठे थे, उसमें प्रियंका गांधी का भी रोल सामने आया था। उन्होंने भी काफी हद तक मदद करने की कोशिश करी थी। उत्तर प्रदेश के 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को सफलतापूर्वक उनके घर तक पहुंचाने और खाने पीने की व्यवस्था करी प्रदेश सरकार ने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बसपा शासन में 364 दंगे इस प्रदेश में हुए। सपा सरकार के वक्त 2012 और 17 की जो सरकार थी उसके बीच में 700 से ज्यादा दंगे हुए। सरकार का दावा है कि बीते 5 सालों में कोई दंगा या आतंकवादी घटना नहीं हुई। इसके अलावा पहले सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, 5 सालों में 33 नए मेडिकल कॉलेज सरकार बना रही है। इनमें 17 शुरू हो चुके हैं, मतलब उनमें काम हो रहा है, उनमें इलाज हो रहा है, इनमें एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। 2 एम्स के निर्माण का काम पूरा होने का दावा भी योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके अलावा जो दंगों वाली बात करी उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि 7वें नंबर से उठ करके योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूसरे नंबर तक प्रदेश आ गया है। कानून व्यवस्था ताबड़तोड़ अच्छी हो गई है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 45,000 वार्षिक थी, अब बढ़कर के 94,000 हो गई है। पहले प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ का था, अब 6 लाख करोड़ का हो गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश का यानी इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन किया है प्रदेश सरकार ने। 2.17 लाख करोड़ का कर्ज एमएसएमई सेक्टर को मिला है, यानी छोटे जो उद्योग करने वाले लोग हैं उनको मिला है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से तकरीबन 66,000 हेक्टेयर जमीन को माफिया से मुक्त कराया गया है। इसके अलावा भी तमाम आंकड़े हैं जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अपने रिपोर्ट कार्ड में पेश किया। आप उन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख करके समझ सकते हैं। हमें जो समझ में आया बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है, किन मुद्दों पर सवाल उठे हैं, जो गंभीर ज्वलंत मुद्दे रहे उन पर हमने शुरू में बात करी और बाद में बताया योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने बारे में क्या कुछ बताया। ऐसे तमाम आंकड़े हैं जो आज योगी आदित्यनाथ ने अपने नामांकन से पहले अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बताए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गाजियाबाद के लोनी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। कहा कि ये चुनाव विधायक या मंत्री बनाने का नहीं है, माफियाओं को चुन चुनकर खत्म करने का है। भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिक है, वो हमेशा एक चेहरे पर चुनाव लड़ती है, क्षेत्रीयता को पीछे छोड़ना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज बस 3 जगह माफिया बचे हैं, जेल में, यूपी से बाहर और सपा के प्रत्याशियों की सूची में। नामांकन पर ही अखिलेश के गुंडों ने तांडव किया है। हमने कहा था कि 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश से माफियाओं के नामो निशान खत्म कर देंगे। अब आप बताइए कि आजम खान कहां है, अतीक अहमद कहां है, मुख्तार अंसारी कहां है। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयोग की जा रही भाषा को लेकर के सवाल उठाए और इसकी शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से करते हुए तत्काल इस पर रोक लगाने की बात कही है। सपा ने आयोग को भेजे गए पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह मर्यादित, संयमित और भद्र की श्रेणी में नहीं आती है।
इसके अलावा एक और खबर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। उन्होंने आज कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गोवा में उसके लिए वोट का मतलब है भाजपा के लिए अप्रत्यक्ष वोट करना। उन्होंने यह बयान कांग्रेसियों के सत्तारूढ़ दल में शामिल होने की प्रवृत्ति को देखते हुए दिया है। उन्होंने कहा कि गोवा में लड़ाई आप और भाजपा के बीच में है, कांग्रेस इससे बाहर है। इसके अलावा एक खबर पंजाब से, सुप्रीम कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज के मामले में सुनवाई टल गई है। मामले की सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी। पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी और कहा गया था कि मामले को 21 फरवरी तक टाला जाए। उनकी ओर से पेश हुए पी चिदंबरम जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि अचानक से केस 2 फरवरी को रात को लिस्ट हुआ। अब सिद्धू ने नया वकील किया है, हमें जवाब के लिए वक्त दिया जाए। गौरतलब है कि पंजाब चुनाव से ठीक पहले यह नया ट्विस्ट आया है, नया मामला सामने आया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, इनके खिलाफ कुछ साल पहले एक बंद हुआ रोड रेज केस फिर से खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज मामले में आज सुनवाई की। पीड़ित परिवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई है। इससे पहले 15 मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में मात्र 1000 के जुर्माने के साथ छोड़ दिया था। इसमें पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। दिल्ली दंगों के एक मामले में उमर खालिद और अन्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत ने आज कहा कि अदालती कार्यवाही पर रिपोर्ट करने के लिए मीडिया का स्वागत है। उन्हें वर्चुअल सुनवाई के स्क्रीनशॉट नहीं लेने चाहिए, इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइटों पर नहीं साझा करने चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने बुधवार को विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद द्वारा साझा की गई छवियों के स्क्रीनशॉट साझा करने वाले एक समाचार मंच पर वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन द्वारा गंभीर आपत्ति जताए जाने के बाद यह स्पष्टीकरण दिया। जॉन ने कहा कि श्री प्रसाद, जो कि अभियोजक हैं अमित प्रसाद, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट कोर्ट के साथ साझा किए, नंबर साझा किए, मीडिया ने स्क्रीनशॉट लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह हमारी अदालती व्यवस्था से बहुत परे है। आमतौर पर कोर्ट की कवरेज नहीं दी जाती है, कोर्ट की आधिकारिक रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद उसे अगर जरूरत पड़ती है तभी जारी किया जाता है। हाईकोर्ट ने मीडिया को यह चेतावनी दी थी कि बहुत से लोगों की यह निजता का उल्लंघन है। उसने कोर्ट ने जोर देकर के कहा कि आभासी सुनवाई के दौरान यानी फोन पर सुनवाई के दौरान स्क्रीन पर रखे गए स्क्रीनशॉट और छवियों को साझा करना उचित नहीं था। यहां तक कि यह अवमानना का केस भी बन सकता है। जॉन ने कहा कि मैं इस मामले में रुचि को समझती हूं, लेकिन हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो आरोपी व्यक्तियों के लिए प्रतिकूल हो। न्यायाधीश रावत ने बाद में यह टिप्पणी की, अदालत में जो भी तर्क दिया जा रहा है उसकी सूचना दी जा सकती है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट नहीं डाला जा सकता है। रिपोर्ट करें लेकिन स्क्रीनशॉट ना ले, ये अदालत की जो मर्यादा है उसके खिलाफ है। ये सही भी है, इस तरीके की प्रथा नहीं होनी चाहिए। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही है, साधारण सी बात है कि टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी का काम तमाम हो जाए। समझने वाली बात है, समझदार हैं आप, समझ सकते हैं। बाकी आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। शुक्रिया।